नमस्ते दोस्तों। आज सुनेंगे ब्रिटेन में बसी हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति समर्पित और प्रचार और प्रसार में व्यस्त भारतीय मूल की हिंदी लेखिका दिव्या माथुर की लिखी हुई कहानी ब्लैकमेल। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। विवाह एजेंट ने शशि को विश्वास दिलाया था कि बाला, जिसका पूरा नाम बलविंदर था, 18 बरस पूरे कर चुकी थी। उस वक्त बाला का बापू यशपाल भी स्वीकृति में अपना सिर हिला रहा था। घर वाले बलविंदर को प्यार से बाला के नाम से पुकारते थे। शशि ने भी तय किया वो अपनी पत्नी को बाला के नाम से ही बुलाया करेगा। अजीब बात यह थी कि बाला के छोटे भाई का नाम भी बलविंदर था। शशि के पूछने पर बाला की माँ ने बताया था कि ये उनके गांव की रीत है कि भाई और बहन का एक ही नाम रखा जाता है, ताकि कभी दुर्भाग्य से यमराज लड़के को लेने आ पहुंचे तो धोखे में बहन को ले जाएं। पर यह भी तो हो सकता है ना जी कि यमराज बहन को लेने आए और गलती से भाई को ले जाएं। शशि की इस सूझ पर बाला की माँ ने गुस्से में उसे कुछ यूं घूर कर देखा था कि जैसे कह रही हो कि उसके जैसे बहुत से विलायती लाट साहब उसने देख रखे थे। ये बात तो कभी उसके गांव के चौधरियों के दिमाग में भी नहीं आई। वे भी तो घने पढ़े लिखे थे। उम्र को लेकर शशि की शंका का भी समाधान ये बताकर कर दिया गया था कि बलविंदर स्कूल में 3 बार फेल हो चुका था, इसलिए 16 का होने पर भी 7वीं में ही था। शशि को तो बलविंदर बहुत होशियार लग रहा था, दाल में जरूर कहीं काला था। किंतु यशपाल अपने ही बेटे के विषय में भला क्यों झूठ बोलेगा। एक अदद बीबी की ख्वाहिश में उसने अपने सभी शक शुबहे ताक पर रख दिए थे। 5 लाख रुपयों की अग्रिम किश्त लेने के बावजूद विवाह एजेंट बाला का पासपोर्ट और वीज़ा आदि बनवाने में देर लगा रहा था। शशि को बाला के बगैर डेनमार्क लौटना पड़ा। जल्दी ही उसने अपने शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोस्तों के साथ कोपेनहेगन की हाई स्ट्रीट पर खुली सेक्स शॉप्स के फिर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। शीशे की खिड़कियों के पीछे नाचती हुई नंगी लड़कियों को घूरते हुए उनका मन होता कि अंदर जाएं और अपनी काम वासना बुझा लें। उन सबको मुगालता था कि 5,000 क्रोन्स में वे सब कोपेनहेगन की एक सेक्सी वेश्या के साथ कम से कम 1 हफ्ता तो गुजार ही सकते थे। किंतु उन सबकी डैनिश बस काम चलाऊ थी और भयवश वे दिल मसोस के रह जाते थे कि किसी गलत फहमी में आकर कहीं वे लूट न लिए जाएं, अथवा दुकान के बाहर खड़े मुस्टंडे उन्हें पीट पाट कर बाहर ही न फेंक दें। परदेश में उन्हें कौन बचाएगा? पुलिस कहीं उन्हें वापस भारत ही न भिजवा दे। उनके बनिया मन में यह भी आता था कि 5,000 क्रोन्स लुटाकर वे 1 हफ्ते मजे उड़ा भी लें तो उसके बाद क्या होगा। यही सोचकर शशि ने अपने क्रोन्स संभाल के रखे हुए थे कि इनसे वो अपनी वासना का कोई पक्का इंतजाम करेगा। उसके कहने पर होशियारपुर में उसके भाई रवि ने एक जाने माने विवाह एजेंट के माध्यम से 10 लाख रुपयों में शशि का मामला फिट कर दिया था, जिसकी एवज में बाला से उसकी चट मंगनी पट ब्याह भी हो गया था, ताकि बाला के वीज़ा के लिए दरखास्त दी जा सके। कोपेनहेगन लौटने के 2 महीने तक शशि शांति से बैठा रहा कि होशियारपुर से फ़ोन आता ही होगा। किंतु जब 3 महीने बीत गए और एजेंट की ओर से कोई खबर नहीं आई तो उसने फ़ोन खड़काने शुरू किए। एजेंट के कर्मचारी उसे यह कहकर टाल रहे थे कि डेनमार्क के राजदूतावास से जवाब आते ही वे खुद उसे फ़ोन पर बता देंगे। शशि को शक होने ही लगा था कि एजेंट और यशपाल दोनों ने मिलकर उसको लूट लिया था, कि एजेंट का फ़ोन आया कि राजदूतावास से ऑल क्लियर मिल गया था और वो बाला को अपने साथ डेनमार्क ले जा सकता था। शशि 3 दिन की छुट्टी लेकर फटाफट होशियारपुर पहुंच गया, जहां से वे एजेंट की कार में अहियारपुर पहुंचे। यशपाल को सूचना दे दी गई थी कि शशि के पास समय बहुत कम था, इसलिए बाला की विदा में वो बिल्कुल देर न लगाए। किंतु यशपाल और उसके रिश्तेदार जल्दी के मायने नहीं समझते थे। वे रात भर ताड़ी पीकर खूब शोर मचाते रहे। अल सुबह कुल्हड़ों में चाय के साथ मठरियाँ और लड्डू बांटने लगे। शशि की फ्लाइट रात के 9:30 बजे की थी, किंतु वो दिल्ली हवाई अड्डे जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहता था। बाला को लिए वो कार में आ बैठा तो देखा कि बाला का लंबा चौड़ा परिवार 2 मिनी बसों में भरकर उनके साथ हवाई अड्डे चलने के लिए तैयार था। उन्हें शायद पहली बार मौका मिला था होशियारपुर से निकलने का,
ऐसा उधम मचा हुआ था कि जैसे कि बारात आने वाली हो। बड़ी मुश्किल से कारवां चला तो शोर मच गया कि किसी का बच्चा गायब हो गया था। बच्चा मिला तो उसका बाप खो गया। बाप को ढूंढ कर लाए तो सुना कि बाला की माँ अपना पर्स घर में ही भूल आई थी। आखिरी समय तक पूड़ी आलू बंधवाए जा रहे थे और मिर्च और आम के अचारों पर बहस चल रही थी। दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचते ही शशि जल्दी से जल्दी अंदर जाकर चेक इन करवा लेना चाहता था, किंतु बाला थी कि औरतों से गले मिल मिल कर रोए चली जा रही थी, जैसे कि उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा हो। उसकी साधारण शक्ल सूरत को फैले हुए काजल, रोली और सिंदूर ने और भी बिगाड़ दिया था। शशि को फिक्र हो रही थी कि उसके दोस्त क्या कहेंगे। 5 लाख में क्या उसे कोई अच्छी लड़की नहीं मिली? जिस पर बाला के घर वाले शशि को संदेहपूर्वक घूरे जा रहे थे कि जैसे वो डेनमार्क ले जाकर बाला से मजदूरी करवाएगा। बाला के करीब बैठा शशि झुंझला रहा था। पूरे 4 महीने पहले गद्दी बाबा के मंदिर में शशि का विवाह बाला से संपन्न हुआ था और शशि ने आज तक बाला से अकेले में बैठकर ठीक से बात तक नहीं की थी। एजेंट के विश्वास दिलाने के बावजूद बाला की खूसट माँ ने उसे शशि के साथ 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ा था। अपना माथा पीटता हुआ वो सूखा का सूखा ही डेनमार्क लौट गया था। दोस्तों के पूछने पर जो झूठी रूमानी कहानी शशि ने उन्हें सुनाई थी, वे बस अपने दिल थाम कर रह गए थे। विवाह एजेंट ने शशि को साफ साफ बता दिया था कि 10 लाख जैसी टुच्ची धनराशि में शशि को खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की तो मिलने से रही। शशि ने तो 5 लाख भी 2 वर्षों में बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे। ये जानते हुए कि बाला उम्र में काफ़ी छोटी थी, उसने अपने मन को ये कहकर समझा लिया था कि वो एक गरीब और गंवार लड़की का भविष्य सुधारने जा रहा था और उसे पूरी उम्मीद थी कि बाला जिंदगी भर उसकी सहृदयता के गुण गाएगी। किंतु सब उलट पुलट हो गया था। बाला को मोटी मोटी और टेढ़ी मेढ़ी रोटियां थेपने के सिवा कुछ नहीं आता था, जबकि एजेंट ने कहा था कि देखने में बाला चाहे गंवार लगती हो पर घर का सारा कामकाज संभाल सकती थी। सच तो ये था कि गांव में बेचारी बाला ने अब तक केवल उपले थापे थे या बकरियां चराई थीं। शशि ने सोचा था कि डेनमार्क पहुंचकर बाला झटपट स्मार्ट हो जाएगी, जैसे कि उसने कई भारतीय युवकों की बीवियों को देखा था जो देखते ही देखते डेनिश सीख गई थीं और घर बाहर के कामों को बखूबी निभा रही थीं। उसे शायद गलतफहमी थी कि भारत के गांवों की भी लड़कियां खूब स्मार्ट हो गई थीं। 10 बार समझाने के बावजूद बाला बिना पायलट दबाए गैस का चूल्हा ऑन कर देती और घर भर में गैस की बदबू भर जाती। स्क्रैच फ्री बर्तनों को मांज डालती, हुवर करती तो कारपेट पर झाड़ू देता उसका दुपट्टा हुवर में घुस जाता। गुस्से में आकर शशि ने एक दिन उसे अपनी गैर हाजिरी में किसी भी चीज़ को छूने तक के लिए मना कर दिया। अब वो सारा दिन हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती या सड़क पर आते जाते लोगों को देखा करती। कई लोग हाथ उठाकर उसका अभिवादन करते तो वो पर्दे के पीछे छिप जाती। टीवी देखती तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि उसे ना डेनिश आती थी और ना ही अंग्रेजी। सुबह के नाश्ते के बाद जब तक शशि घर ना आ जाए वो डर के मारे फ्रिज तक नहीं खोलती थी कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। बाला अपने साथ रंग बिरंगे सलवार कमीज लाई थी, जिनकी फिटिंग भी बेहुदा थी। दर्जी के पैसे बचाने के लिए शायद उसकी माँ और भाभी ने उसके कपड़े घर में ही सिल दिए थे। शशि द्वारा खरीदी गई जीन्स और टॉप्स पहनने के लिए बाला राजी नहीं थी। शशि के जोर देने पर वो मान तो गई, किंतु पश्चिमी कपड़े पहनकर वो और भी नमूना लगने लगी। शशि को समझ आ गया कि आधुनिक कपड़े पहनने से ही कोई स्मार्ट नहीं हो जाता। एजेंट के मुंह पर वो 5 लाख रुपए और मारता तो कोई ढंग की लड़की मिल गई होती, किंतु उसके लिए उसे कम से कम 5 साल और इंतज़ार करना पड़ता। उसका एक एक दिन मुश्किल से गुजर रहा था। हर शनिवार को सुबह सुबह शशि कपड़े धोने की मशीन लगाकर घर की सफाई शुरू कर देता था। बाला डस्टर से धूल भी पोंछती तो डांट खाती कि उसने टेलीविज़न के स्क्रीन या फ्रिज पर खरोंच डाल दी। पीछे के बाग में कपड़े सुखाने डालती तो वो हाथ उठाकर उसे बताता कि कपड़ों को जोर से झाड़ कर सुखाए, सूखे कपड़े उतार के चिमटियाँ घास में न छोड़े, आदि आदि। भय ने बाला के दिलो दिमाग को जकड़ रखा था। शाम ढलते ही शशि कुछ नरम पड़ता, किंतु बाला की तो रातें भी यंत्रणा लेकर ही आती थीं। अनपढ़ और कम उम्र बाला से भयवश गलतियों पर गलतियां होती चली गईं और देखते ही देखते शशि ने उस पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया।
बाला के पास चारा ही क्या था। शुरू शुरू में हफ्ते 2 हफ्ते में शशि बाला की बात उसके घर वालों से करवा देता था, किंतु बड़े परिवार के शोर में और शशि के सम्मुख बेचारी मन की बात क्या कहती और किससे कहती। अपने को ईश्वर के भरोसे छोड़कर वो और भी नाकारा हो गई। सौभाग्यवश शशि एक सुंदर और आधुनिक बंगले में रहता था, जिसका मकान मालिक रुपिंदर पाल 5 साल के लिए अमेरिका गया हुआ था। उसे किराए से अधिक अपने घर की देखरेख के लिए कोई चाहिए था। घर और आगे पीछे के बागों को साफ रखना, बिजली, गैस और पानी आदि के बिल चुकाना, बस यही किराया था जो रुपिंदर को शशि से दरकार था। रविवार के दिन शशि खरीदारी के लिए बाला को अपने साथ पुराने शहर ले जाता था। शौकत अली की दुकान से वे अपने खाने पीने की चीज़ें खरीदते और वे सीधे घर का रुख लेते, जैसे कि शहर में कर्फ्यू लगने वाला हो। ट्रेन या सड़क पर चलते हुए डेनिश लोग जब उन्हें अजीब नज़रों से देखते तो शशि पंजाबी में उन्हें गालियां देकर अपने मन की भड़ास निकालता। बाला डर के मारे शशि के कदमों पर कदम रखती, बस उसके पीछे पीछे चलती चली जाती। बाला को पड़ोस में किसी से भी बात करने की सख्त मनाही थी, क्योंकि शशि सोचता था कि उसकी पूर्व पत्नी पुष्पिंदर के घर से भागने में पड़ोसी निगम परिवार का ही हाथ था। पुष्पिंदर ने शशि को मुफ्त में ही बदनाम कर दिया था कि वो उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। यदि अब वो बाला को छोड़ना भी चाहे तो सब यही सोचेंगे कि उसमें अवश्य ही कोई खराबी होगी। शशि के घर से निकलते ही बाला पीछे के बाग में जाकर घास फूस में लौटती तो उसके शरीर में मानो प्राणों का संचार शुरू हो जाता। एक कोने में उसने मेथी, धनिया, आलू आदि बो दिए थे, जिनकी देखभाल वो अपने बच्चों की तरह करती थी। खरपतवार चुनते हुए वो कोई लोकगीत गुनगुना उठती तो शशि की अक्षम पड़ोसन मिसेज निगम, जो अपने कंजर्वेटरी में बैठी बाला को निहारती रहती थीं, ताली बजाकर उसके गीत की तारीफ कर देती तो बाला झट चुप हो जाती। एक दिन मिसेज निगम के पति उन्हें पहिएदार कुर्सी पर बैठाकर बाग में लाए। इससे पहले कि बाला अंदर भागती, मिसेज निगम ने उसे आवाज़ दी, तुम्हारा नाम बाला है ना? आंखें झुकाए बाला ने स्वीकृति दे दी। ये लो, मिस्टर निगम से मैंने तुम्हारे लिए कुछ साग सब्जियों के पौधे मंगाए हैं। बाला को लगा कि जैसे किसी ने उसके मनपसंद खिलौने ला दिए हों। पौधों की थैलियां उठाए वो झट से अंदर भाग गई। अगले दिन मिसेज निगम की निगरानी में बाला ने पौधे बो दिए। फूल पौधे और दाल सब्जी के आदान प्रदान के चलते धीरे धीरे मिसेज निगम से बाला की जान पहचान बढ़ने लगी, किंतु बातचीत अब भी एक तरफा ही थी, क्योंकि बाला समझती सब थी किंतु बोलने को राजी नहीं थी। मिसेज निगम की इकलौती बेटी किरण, जो पूरे मोहल्ले की खबर रखती थी, डेनिश और अंग्रेजी के अलावा स्कूल में हिंदी भी सीख रही थी। स्कूल से आते जाते वो बाला को खिड़की में से झांकते देखती तो हाथ हिलाकर अभिवादन करती, किंतु बाला कभी जवाब में हाथ नहीं हिलाती थी। शायद शशि ने उसे किरण से बात न करने की ताकीद की थी। किरण ने सोचा कि भागती नहीं तो क्या करती पुष्पिंदर आंटी। 5 साल तक वो इसी घर में बंद रहीं। जब तब विस्की पीकर शशि अंकल अकारण पुष्पिंदर आंटी को पीट दिया करते थे। एक रात उनके घर से तोड़फोड़ के शोर की आवाज़ें सुनकर किरण ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। रोती कलपती और खून से तरबतर पुष्पिंदर आंटी को काउंसिल ने झट अपने संरक्षण में ले लिया और शशि अंकल को रात भर जेल में बंद रखा। उनके कसम खाने के बाद भी कि वो अब कभी शराब नहीं पिएंगे, पुष्पिंदर आंटी घर नहीं लौटी। कुछ समय पश्चात ये सुनने में आया कि उस रात नशे में धुत शशि को पुष्पिंदर ने ही उकसाया था। कप प्लेटें तोड़कर और अपने हाथ पाँव में खुद ही घाव लगाकर उसने खूब शोर मचाया ताकि पड़ोसी पुलिस को बुला लें। वही हुआ जो चाहती थी। उसे आसानी से तलाक मिल गया और जल्दी ही उसने लीफ नामक एक डेनिश से शादी रचाकर अपना घर भी बसा लिया। पुष्पिंदर बहुत स्मार्ट थी, किंतु बाला तो बिल्कुल बच्ची सी दिखती थी, ऊपर से निपट गंवार। इस बेचारी का क्या होगा, यही सोचकर परेशान रहता था निगम परिवार। शशि के जिगरी दोस्त हर इतवार को गुरुद्वारे में प्रसाद छकने के बाद उसके घर में इकट्ठे होकर गाते बजाते थे। शशि हारमोनियम बजाता और गाता भी था। हरप्रीत तबलची था और उसकी पत्नी बॉबी अच्छी गायिका थी। बाजे तबले की आवाज़ सुनते ही किरण भी शशि के यहाँ आ धमकती। उसे भी गाने बजाने का बहुत शौक था। कभी शशि से वो हारमोनियम सीखती तो कभी हरप्रीत से तबला। बॉबी से भी उसने कई भजन सीख लिए थे।
निगम परिवार खुश था कि बेटी गाना बजाना सीख रही थी। बीच बीच में उठकर किरण खाना परोसने या फिर बर्तन उठाकर वापस रसोई में रखने में बाला की सहायता कर देती। ओहो छड्डो जी, बाला आपे ही कर लेगी। शशि नहीं चाहता था कि किरण रसोई में जाकर बाला से बात करे। कभी कभी जब बाला मुस्कुरा देती तो किरण को बहुत अच्छी लगती थी, पर वो हमेशा चुप रहती थी। दूसरों को बात करते हुए वो बड़े गौर से देखती सुनती थी। धीरे धीरे बाला ने किरण से बात करनी शुरू की। उसकी भाषा और लहजा दोनों अजीब थे, किंतु किरण ने उसे टोका नहीं। शशि तो उसे बेवकूफ़ा कहकर पुकारता था। एक दिन जब किरण स्कूल से लौटी तो देखा बाला दरवाजे की आड़ में खड़ी उसे इशारे से अपने पास बुला रही थी। किरण के अंदर आते ही बाला ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि उन्हें कोई देख न ले। बैठक में बिठाकर उसने किरण की खूब खातिर की। प्लेट में चॉकलेट बिस्किट्स के साथ उसके लिए कोका कोला भी ले आई। मुझसे कुछ काम था बाला आंटी। किरण को उसे आंटी कहकर पुकारने में अजीब लगता था, क्योंकि वो देखने में उसकी हम उम्र थी। बाला बड़ी कश्मकश में थी। उसने मेज पर रखे एक पत्र की ओर इशारा किया जिस पर भारत का डाक टिकट चिपका था। पढ़ के सुनाऊं? असमंजस में बाला ने अपना सिर धीरे से हिलाया कि जैसे सोच रही हो कि किरण से पत्र पढ़वाना उचित था या नहीं। जाहिर था बाला पढ़ना लिखना भी नहीं जानती थी। प्यारी बाला, किद्दां बेलैत जाके ते तू सानू भुली गई। तेरा बापू बहुत बीमार हैगा। साडे कोल हुन पईए मुक गए हन। दमाद जी ने सानू 1 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ कैसा सी के अजन सानू 3 ਲੱਖ होर देवेगा। हुन ते ओहो सड्डी सुनदा ही कोई ना। दमाद जी ने आख के उसनू फोन करे। बल्लू दी पढ़ाई का खर्चा भी हुन असा नहीं दे उठा सकते। दमाद जी नू कही के ओह कुछ पहे जल्दी पई भेजे ते एजेंट नू आखे कि साडी किस्तां जल्दी मुकाए। ते होर 10 बिलैत दी गल बाता असी भी सुनिए कि साडी धी उत्थे की पई करदी है। उत्थे ते सुनिया सारे कम मसीना नाल हुंदे ने। तेरा बापू हुन कुछ दिनां ही मेहमान हैगा। डॉक्टर ने गए हफ्ते जवाब दिता सी। तुसी लोकी एक बार आके उन्नू मिल लवो। तेरे ताया जी के कोल फोन लग गया है, कदे फोन करी, इत्यादि। जाहिर था कि बाला की माँ का पत्र था जो उसने बल्लू अथवा किसी गांव वाले से लिखवाया होगा। बाला माथे को पीटती धम से जमीन पर बैठकर रोने लगी। पत्र को पढ़कर किरण भी क्षुब्ध थी। बाला के हालात तो पुष्पिंदर आंटी से भी गए गुजरे थे। आप फिक्र ना करो, मैं मम्मी पापा से बात करती हूँ। किरण सोच रही थी कि इस बार वे उसकी सुनेंगे भी कि नहीं। पिछले हादसे के बाद से ही शशि उन लोगों से बहुत नाराज था। छड्डो तुसी भी की कर सकते हो जो रब नू मंजूर। बाला डरी हुई थी कि शशि की गैर हाजिरी में किरण को घर में बुलाने के लिए कहीं उसे मारना पड़े। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बाला जी। किरण उसे आंटी तो कह नहीं सकती थी, बाला उनमें छोटी ही होगी उससे। बाला तो इस काबिल भी नहीं थी कि अपने हालात के विषय में कुछ विचार कर पाती। 4 दीवारी में कैद रहने की वजह से उसका दिमाग जंग खा चुका था। किरण ने घर लौटकर अपने माँ बाप को बाला के बारे में बताया तो उन दोनों ने हाथ खड़े कर दिए कि इस बार वे शशि के निजी मामले में दखल नहीं देंगे। आप किसी को ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? उसने कुछ कर लिया तो? क्या कह रही हो किरण? क्या तुम सोचती हो कि वो आत्महत्या कर लेगी? मम्मी वो क्या करेगी मुझे नहीं पता। उसके पापा की तो शायद डेथ हो चुकी होगी और भाई की पढ़ाई भी छूट गई होगी। एक पूरा परिवार हमारे सेल्फिश फूल की वजह से ख़त्म हो जाएगा और हम देखते रहेंगे। पर बेटी ये लड़की तो बिल्कुल गंवार है, इसे हम गांव भिजवाने का इंतज़ाम कर भी दें तो इसका कुछ नहीं होने वाला, पिता ने कहा। गांव जाकर तो इसकी और भी मिट्टी खराब होगी, माँ बोली। पापा इस बार हमें शशि अंकल को ही सही रास्ते पर लाना होगा, किरण कुछ सोचते हुए बोली। वो कैसे? ब्लैकमेल। व्हाट? किरण की मम्मी पापा दोनों ने एक साथ पूछा। शशि अंकल कभी नहीं चाहेंगे कि काउंसिल को उनके इस दूसरे कारनामे की हवा भी लगे। पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मम्मी ने पूछा। हमें बाला को थोड़ा स्मार्टन अप करना होगा। इम्पॉसिबल। मैं तो उसे भुला भुला के थक गई, पर वो तो घर से निकलने को भी राजी नहीं है।
माँ ने कहा। उस बेचारी को तो ठीक से बोलना भी नहीं आता, और हम लोग को पंजाबी नहीं आती, पिता बोले। आप लोग तो कोई एक्शन न लेने के बहाने ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हम उसके घर कुछ रुपया भिजवा देते हैं, पिता ने जैसे हार मानते हुए कहा। चिल्ड्रन इन नीड प्रोग्राम की तरह आप लोग भी कुछ दान देकर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। बाला का वेलफेयर हमारी जिम्मेदारी है, किरण को झुंझलाते हुए बोली। हमारी जिम्मेदारी? माँ ने किरण की ओर देखते हुए पूछा। पापा ही तो कहते हैं कि हम यदि अपने पड़ोसी का ही ख्याल नहीं रख सकते तो मोहल्ले, शहर और देश की तो बात ही क्या है। वो तो ठीक है बेटा। मम्मी, इस वक्त बाला आंटी को बस एक छोटे से पुश की जरूरत है। ठीक कह रही है किरण, लेट मी टॉक टू शशि, पिता ने कहा। यह हुई ना बात पापा। आई बेट शशि अंकल की अक्ल एक मिनट में ठिकाने आ जाएगी, पापा से लिपटते हुए किरण बोली। किरण, कहीं ये ना हो कि तुम्हारे पापा शशि से बात करने जाएं और बाला ही हमारी मदद लेने से इनकार कर दे। अरे मम्मी, उसे आप मुझ पर छोड़िए, कहती हुई किरण वापस पड़ोस की ओर चल दी। पहले तो बाला ने किरण की बात सुनने से भी इनकार कर दिया, किंतु जब उसे पता लगा कि उसका परिवार ऋण मुक्त हो जाएगा और शशि भी सुधर जाएगा तो वो जल्दी ही दरकने लगी। मैनू बहुत मार पवेगी। मार से डरती हो आंटी? किरण के पास बाला के हर प्रश्न का जवाब था, किंतु अपने भय का इलाज सिर्फ बाला को खुद करना था। डरने से काम नहीं चलेगा। मैं और मेरे मम्मी पापा आपकी मदद करेंगे। शशि अंकल ने आज के बाद कभी आपको हाथ भी लगाया ना तो मैं आपको अपने घर ले जाऊंगी, ठीक है? घंटों बैठी किरण बाला की हिम्मत बंधाती रही। उसे लगा कि पिता की मदद के बिना ही शायद बात बन जाएगी, किंतु जैसे ही शशि घर लौटा बाला डर के मारे थर थर कांपने लगी। की होया? शशि ने किरण को वहां देखा तो उखड़ सा गया। मैंने आंटी को एक खत पढ़कर सुनाया तो उनकी तबीयत खराब हो गई। मेज से खत उठाकर शशि को देते हुए किरण बोली। शशि ने खत पढ़ा। उसे काटो तो खून नहीं। आंटी, मैंने आपसे कहा था ना कि अंकल आकर सब संभाल लेंगे, किरण ने बाला का हाथ सहलाते हुए कहा। कोई गल नहीं जी, वो एजेंट है ना जी, बड़ा हराम। मैं तो उसे पूरे पैसे देकर आया था। यू वरी नॉट, मैं उसे सुबह फ़ोन लगाता हूँ। आपका बहुत बहुत थैंक यू जी, अब मैं सब संभाल लूँगा। अंकल, यदि आपको कोई हेल्प चाहिए तो पापा को बता दीजिएगा। उनके दोस्त आजकल होशियारपुर के डीआईजी हैं। किरण साफ झूठ बोल गई। ना तो उसे होशियारपुर के बारे में कुछ मालूम था और ना ही उसके पिता के कोई दोस्त वहाँ थे। खत पर होशियारपुर की मोहर उसने अवश्य देखी थी और माँ के साथ बैठकर देखे थे उसने ढेर से हिंदी सीरियल्स। अपना आवेग छिपाती बाला शायद चाय बनाने रसोई में चली गई थी। शशि को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो और क्या कहे। अंकल, बाला आंटी से कहिए ना कि वो मम्मी के पास जाकर बैठ जाया करें। घर में अकेले बैठे बैठे बोर होने से तो अच्छा है कि कंपनी में बोर हो। किरण हंसते हुए बोली। मैं तो इससे कहता ही रहता हूँ जी, पर ये मेरी सुनती ही कब है? शशि ने बाला की ओर देखते हुए कहा, जो एक ट्रे में नमकीन और बिस्किट्स करीने से सजा कर ले आई थी और कपों में चाय डाल रही थी। तीनों ने बैठकर चाय पी। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब क्या होगा। ओके अंकल, मैं चलती हूँ। इन प्रॉब्लम्स को निपटाने के लिए आपको इंडिया जाना पड़े तो आप आंटी की फिक्र ना करें, वो हमारे साथ रह सकती हैं, पर शायद वो अपने पिता को देखना चाहें। जाते जाते किरण ने हवा में एक और तीर छोड़ा ताकि शशि अच्छी तरह से समझ ले कि बाला अब अकेली नहीं थी। आपका बहुत बहुत थैंक यू जी, मैं कल सुबह ही फ़ोन लगाता हूँ होशियारपुर, फिकर नॉट। घर से निकलकर किरण दरवाजे से लगी काफ़ी देर तक खड़ी रही कि अंदर से शायद कोई खटका सुनाई दे। अभी आप सुन रहे थे दिव्या माथुर जी की लिखी हुई कहानी ब्लैकमेल। पड़ोसियों ने बाला की ज़िंदगी को ट्रैक पर ला दिया था। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।